my being here. Get out. Sorry, man. Get out! Yo! Sink into the floor. Wait. Sink. Mine is a terrible thing to waste. Terrible thing to waste. A mind is a terrible thing to waste. मूवी की शुरुआत होती है एक यंग ब्लैक मैन से जिसका नाम एंड्रे होता है। एंड्रे किसी जगह का डायरेक्शन ढूंढ रहा होता है कि सडनली एक मास्क इंसान पीछे से उस पर अटैक करता है और बेहोश करके अपने गाड़ी के ट्रंक में डालकर उसे किडनैप कर लेता है और ये सीन यहीं खत्म हो जाती है। क्रिस एक ब्लैक अफ्रीकन यंग मैन होता है जिसे स्मोकिंग की हैबिट होती है और जो बाय प्रोफेशन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी करता है। क्रिस और रोज सीरियस रिलेशनशिप में होते हैं और इसीलिए रोज क्रिस को अपने पेरेंट्स के घर वीकेंड बिताने के लिए रिक्वेस्ट करती है। क्रिस को ये आइडिया ठीक नहीं लगता क्योंकि वो एक ब्लैक अफ्रीकन होता है और वही रोज व्हाइट अमेरिकन। ये देखा गया है कि अमेरिका में व्हाइट लोग ब्लैक लोगों को एक समान नहीं मानते, इसीलिए क्रिस के हिसाब से ये आइडिया सही नहीं होता। पर रोज उसे कन्विंस कर लेती है कि उसके पेरेंट्स बिल्कुल भी रेसिस्ट नहीं है। क्रिस रोज के पेरेंट्स के घर जाता है पर वहीं अपने फ्रेंड रॉड के साथ टच में बना रहता है। रोज के डैड डीन एक न्यूरोसर्जन होते हैं और वहीं उसकी मॉम मिसी हिप्नोथेरेपिस्ट। रोज का भाई जेरेमी भी उसके डैड की तरह एक सर्जन होता है। क्रिस उसके पेरेंट्स से मिलता है और इनिशियली उसे ऐसा लगता है कि उसके पेरेंट्स रेसिस्ट नहीं है, पर आगे धीरे धीरे उसे कुछ गड़बड़ लगने लगता है। डीन के घर दो ब्लैक अफ्रीकन हेल्पर्स होते हैं, वॉल्टर और जॉर्जिया, जिसे देखकर उसे अजीब लगता है कि अगर रोज के रिच पेरेंट्स रेसिस्ट नहीं है तो ब्लैक लोगों को ही क्यों एज अ हेल्पर रखा है। और वही क्रिस को वॉल्टर और जॉर्जिया का बिहेवियर भी कुछ अलग लगता है। फॉर अ ब्लैक पर्सन उनका बिहेवियर एकदम शांत था, जैसे वो अपनी ही दुनिया में हो। क्रिस को स्मोकिंग की आदत होती है और रोज के पेरेंट्स के साथ बातों बातों में बताता है कि वो कैसे इसे क्विट करने की कोशिश कर रहा है। डीन क्रिस को हिप्नोथेरेपी सजेस्ट करते हैं। वो बताते हैं कि मेसी इसमें बहुत एक्सपर्ट है, पर क्रिस इस ऑफर को कम्प्लीटली डिक्लाइन कर देता है। इसी दौरान डीन क्रिस को घर का टूर कराते हैं, जहाँ वो बताते हैं कि कैसे उसके ग्रैंडफादर 1936 ओलंपिक ट्रैक रन में हार गए थे एक ब्लैक मैन जेसी ओवन से। क्रिस भी अपने बारे में कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करता है, जैसे कैसे उसकी मॉम की डेथ हो गई हिट एंड रन कार एक्सीडेंट में। रोज के पेरेंट क्रिस को बताते हैं कि कल उनके यहाँ गेट टुगेदर पार्टी है। यहाँ इस पार्टी का आगे की स्टोरी में क्या रिलेशन है हमें जल्दी पता चलेगा। रोज के पेरेंट्स और उसके हेल्पर से मिलकर उन सब का बिहेवियर उसे कुछ अजीब ही लगता है, जैसे कहीं ना कहीं वो रेसिस्ट है और इसके अलावा भी और कुछ है जो उसे समझ नहीं आ रहा है। लेटर चाय के समय मिसी की मॉम चाय को स्टीर करते करते टी कप को 3 बार लाइटली टैप करती है। उसके ठीक बाद सडनली जॉर्जिया को थोड़ी देर के लिए कुछ होश आ जाता है, जैसे वो पैरालाइज्ड हो गई हो। यहाँ भी क्रिस को जॉर्जिया का बिहेवियर कुछ अजीब ही लगता है। एक रात जब क्रिस को नींद नहीं आ रही होती है तो वो स्मोक करने के लिए बाहर निकल पड़ता है। बाहर उसे दूर से वॉल्टर उसकी तरफ तेजी से आते दिखाई देता है, पर सडनली शार्प टर्न ले लेता है। इससे क्रिस डर जाता है। वही वो ऑब्जर्व करता है कि जॉर्जिया अपने आप को मिरर में कुछ इस तरह से एक्सप्लोर कर रही है जैसे अपने आप को पहली बार देख रही हो। वो फिर से सोने के लिए बेडरूम की तरफ बढ़ता है। तभी रोज की मॉम उसे इनवाइट करती है बातें करने के लिए। मिसी बताती है कि स्मोकिंग अच्छी हैबिट नहीं है और वो हेल्प करना चाहती है उसे क्विट करने के लिए। यहाँ मूवी में देखा गया है कि मिसी उसे बार बार रिक्वेस्ट करती है हिप्नोथेरेपी यूज करने के लिए, पर हर बार क्रिस इसे डिक्लाइन कर देता है। वो नहीं चाहता कि उसके दिमाग से कोई खेले। मिसी क्रिस को अपने मॉम के डेथ के बारे में बताने को कहती है। क्रिस इस बात से अनजान कि मिसी बातों में क्रिस को बहला रही है और स्पून के हमिंग साउंड की मदद से उसके दिमाग से कनेक्शन बना रही है हिप्नोटाइज करने के लिए। न चाहते हुए भी हिप्नोटिज्म के कंट्रोल में वो सब बताने लगता है। उसे अभी भी ये क्लियरली पता नहीं है कि मिसी ने ऑलरेडी उसके दिमाग को कंट्रोल कर लिया है। क्रिस हिप्नोटिज्म में कंट्रोल बताता है कि उसकी मॉम की डेथ कैसे हुई। बचपन में एक समय वो घर पर टीवी देख रहा था और उसकी मॉम काफी समय से रिटर्न नहीं आई थी, पर फिर भी उसने पुलिस को फोन नहीं किया क्योंकि उसे डर था कि कहीं वो सच ना हो जाए जो वो सोच रहा था। पर ये बात सच हो जाती है। उसे खबर मिलती है कि उसकी मॉम की हिट एंड रन में एक्सीडेंट हो गया है और जिससे उनकी मौत हो गई है।
उसे इन्वेस्टिगेशन से ये भी पता चलता है कि उसकी मॉम काफी समय तक जिंदा थी। अगर उसे समय पर किसी ने बचा लिया होता तो आज शायद वो जिंदा रहती। इसलिए क्रिस खुद को एक तरह से रिस्पॉन्सिबल मानता है। अगर उसने पुलिस को कॉल किया होता तो शायद आज उसकी मॉम जिंदा होती। इसी दौरान मिसी टी कप को लाइटली टैप करती है और क्रिस को सिंक होने के लिए कहती है। सडनली क्रिस खुद को किसी अनजान डार्कनेस में पाता है। उसे ऐसा फील होता है जैसे उसका माइंड उसके बॉडी से अलग हो गया है और वो किसी अनजान वर्ल्ड में गुम होता चला जा रहा है। उसे अपने बॉडी पर कोई कंट्रोल नहीं होता। यहाँ देखा गया है कि मिसी ने अब क्रिस के दिमाग को पूरा कंट्रोल कर लिया है। अब वो जब चाहे क्रिस के माइंड को कंट्रोल कर सकती है, सिर्फ एक स्पून की मदद से। हमें आगे क्लाइमेक्स में समझेगा कि मिसी क्रिस के दिमाग के साथ क्या करना चाहती है। सडनली क्रिस की नींद सुबह खुलती है और खुद को अपने बेड पर पाता है। क्रिस रोज को बताता है कि शायद उसकी मॉम ने उसे कल रात को हिप्नोटाइज किया था और उसके बाद का उसे कुछ याद नहीं है। इसके लिए रोज क्रिस से माफी मांगती है उसके मॉम के बिहाफ पे और इसीलिए क्रिस उस बात को इग्नोर कर देता है। बाद में अपने फ्रेंड रॉड का मैसेज पढ़ने के बाद फोन को चार्जिंग पर लगा देता है। इतने सारे व्हाइट लोगों के बीच उसे अनकंफर्टेबल होने लगता है, इसीलिए वो ब्लैक अफ्रीकन हेल्पर वॉकर से बात करने जाता है। पर रोज के लिए उसके वल्गर कमेंट्स उसे इरिटेट करते हैं और इसीलिए वो वहां से चला जाता है। वहीं फोटोग्राफी करते वक्त वो जॉर्जिया की सीक्रेटली फोटो लेने की कोशिश करता है, पर जॉर्जिया गुस्से में चली जाती है, जिसे वो बिल्कुल भी नहीं चाहती कि कोई उसका फोटो ले। अगले दिन पार्टी की शुरुआत होती है और रोज क्रिस को सबसे इंट्रोड्यूस कराती है। यहाँ जो भी क्रिस से मिलता है वो कुछ अलग ही तरीके से क्रिस को ग्रेट करते हैं। उनके कमेंट्स क्रिस के लिए कुछ अजीब ही होते हैं। जैसे एक इंसान क्रिस से मिलने पर कहता है द लव फॉर टाइगर वुड्स। यहाँ इसका मीनिंग ये होता है कि ये बंदे को गोल्फ का बहुत इंटरेस्ट है और इसीलिए होप करता है कि क्रिस को भी इस स्पोर्ट में इंटरेस्ट हो। एक बंदी क्रिस के हाथ को छूकर अपने हस्बैंड की तरफ देखकर कहती है कि इज इट बेटर, एज इफ वो लीस्ट इंटरेस्टेड है क्रिस से मिलकर, पर उसके बॉडी में काफी इंटरेस्ट है उसे। थर्ड इंसान रेसिस्ट कमेंट पास करता है कि ब्लैक इज इन फैशन, एज इफ वो भी ब्लैक बनना चाहता है। क्रिस को पार्टी में एक और ब्लैक गाय दिखता है। उससे मिलने पर उसे याद आता है कि वो उसकी कॉलेज से है जिसका नाम एंड्रे है। यहाँ उसी एंड्रे की बात हो रही है जिसका मूवी के स्टार्ट में किडनैप हुआ था, पर वो बंदा खुद को लोगन बताता है। क्रिस कंफ्यूज हो जाता है, श्योर नहीं होता कि खुद सही है या सच में वो कोई और है। वो एक और चीज से सरप्राइज हो जाता है कि उसकी वाइफ उससे 30 साल और बड़ी है, जो कि काफी अजीब है। एंड में कॉन्वर्सेशन होने पर उसे फेस देता है, जो कि एक तरह का ब्लैक लोगों का कूल हैंडशेक होता है, पर वही वो उसे अपना हैंड ऑफर करता है हैंडशेक के लिए, जैसे व्हाइट अमेरिकन करते हैं। इससे वो और भी सरप्राइज हो जाता है। उसके हिसाब से ये सच में बहुत अजीब बिहेवियर है एक ब्लैक मैन के लिए। पार्टी के ऑलरेडी इतने बुरे एक्सपीरियंसेस से वो थोड़ा दूर शांत के लिए चला जाता है और वहाँ उसे एक और बंदा मिलता है जो ब्लाइंड होता है और उसका नाम जिम होता है। वो बताता है कि क्रिस को वो जानता है और उसकी फोटोग्राफी का बहुत बड़ा फैन है। जिम को म्यूजियम के बिजनेस में होता है और क्रिस की पिक्चर्स को उसने देखा होता है उसकी आंखें जाने से पहले। जिम खुद फोटोग्राफी कोशिश करता है बट क्रिस जितना सक्सेसफुल नहीं होता। क्रिस अपने फ्रेंड रॉड का रिस्पॉन्स देखने के लिए फोन चेक करता है, पर फिर से अपना फोन अनप्लग पाता है। उसे दूसरी बार अपना फोन अनप्लग मिलता है। उसे बहुत ही अजीब लगने लगता है, इसलिए अपने फ्रेंड रॉड को फोन करके अपना सारा एक्सपीरियंस बताता है। रॉड उसे बताता है कि शायद ये सब मिसी के हिप्नोटिज्म से रिलेटेड है। वो शायद से ब्लैक लोगों को हिप्नोटाइज करके उन्हें अपना स्लेव बनाती है। रॉड उसे लोगन यानी कि एंड्रे का फोटो लेकर भेजने को कहता है ताकि वो अपने सर्वेलेंस स्किल से कंफर्म कर सके कि ये एंड्रे है या लोगन। क्रिस रोज को फोन के बारे में बताता है, पर रोज ये बोलकर बात को इग्नोर कर देती है कि ये सब उसके नर्वसनेस की वजह से है, उसके दिमाग में कंफ्यूजन हो रहा है। बाद में जॉर्जिया क्रिस से कन्फेस करती है कि उसी ने गलती से क्लीनिंग करते वक्त उसका फोन अनप्लग कर दिया था। जब वो ये सब कन्फेस कर रही होती है कि सडनली उसका एक्सप्रेशन फिर से बदल जाता है, ठीक वैसे ही जैसे चाय के वक्त उसका फेस एकदम पैरालाइज हो गया था। लेटर पार्टी के टाइम क्रिस लोगन की चुपके से फोटो लेता है, पर कैमरा की फ्लैश की वजह से लोगन को कुछ हो जाता है। वो क्रिस पर अचानक से अटैक करता है और उसे गेट आउट कहता है। रोज की फैमिली क्रिस को लोगन के इस बिहेवियर के लिए माफी मांगते हैं और बताती कि लोगन को सीजर की बीमारी है, इसीलिए उसने ऐसा बिहेव किया। वो रोज को प्राइवेटली बताता है कि सीजर की बीमारी ऐसी नहीं होती है, यहाँ कुछ और गड़बड़ चल रहा है। रोज को रिक्वेस्ट करता है यहाँ से चलने के लिए। अंत में रोज तैयार हो जाती है नेक्स्ट मॉर्निंग में उसके साथ निकलने के लिए। वहीं दोनों से दूर रोज की फैमिली और बाकी पार्टी के लोग अजीब तरह से साइलेंट में बिंगो गेम खेल रहे हैं। आगे समझ में आता है कि ये कोई गेम नहीं बल्कि क्रिस का ऑक्शन चल रहा है, यानी कि किसी रीजन के लिए क्रिस को ऑक्शन किया जा रहा है और ये ऑक्शन ब्लाइंड गाय जिम जीत जाता है।
क्रिस ने रॉड से लोगन की पिक्चर शेयर की होती है और रॉड उसे फोन करके बताता है कि लोगन ही एंड्रे है। अब क्रिस को कंफर्म हो जाता है कि यहाँ सच में कुछ तो बड़ा गड़बड़ चल रहा है। बात करते हुए क्रिस का फोन शट डाउन हो जाता है। वो रोज को तुरंत यहाँ से चलने के लिए कहता है। रोज पैकिंग करने के लिए नीचे जाती है, तभी क्रिस को रोज के कबर्ड में कुछ पिक्चर्स मिलते हैं। यहाँ मूवी में एक खुलासा होता है कि रोज का पहले से ही काफी बॉयफ्रेंड्स हो चुके हैं। रोज का वॉल्टर और जॉर्जिया के साथ भी रिलेशनशिप हो चुका है और उसके साथ कई और बॉयफ्रेंड्स भी थे और वे सभी ब्लैक थे। यहाँ स्टोरी का आधा मिस्ट्री रिवील हो जाता है कि रोज ब्लैक लोगों को अपना बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड बनाती है और उन्हें मिसी की मदद से यहाँ लाकर हिप्नोटाइज करती है, पर उन्हें हिप्नोटाइज करने का एक्चुअल रीजन मूवी के आगे समझेगा। ये सब समझने पर वो भागने लगता है कि जेरेमी उसे रोकता है। रोज भी कन्फेस करती है यहाँ कि यहाँ जो भी चीज चल रही है उसमें वो इक्वली भागीदार है। जेरेमी और क्रिस में फाइट होने ही वाला होता है कि मिसी फिर से क्रिस को हिप्नोटिज्म से अनकॉन्शियस कर देती है। क्रिस को फिर से संकन स्पेस में भेज देती है। रोज की फैमिली उसे चेयर से बांध देते हैं। यहाँ से पूरी मूवी का मिस्ट्री रिवील होता है। क्रिस के सामने एक टीवी चलता है जहाँ रोज के ग्रैंडफादर होते हैं। वो अपने फैमिली के हिस्ट्री के बारे में बताते हैं कि उनकी फैमिली सदियों से अफ्रीकन अमेरिकन बॉडी सप्लाई करते हैं उन लोगों को जो अपने अंतिम समय में होते हैं। रोज के ग्रैंडफादर ने कोआगुलेट प्रोसीजर को परफेक्ट किया था जिसके मदद से एक इंसान का कॉन्शियसनेस दूसरे इंसान के शरीर में डाला जा सकता है न्यूरोसर्जरी और हिप्नोसिस के मदद से। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो मूवी के बीच में मैंने मेंशन किया था कि डीन ने अपने ग्रैंडफादर के ओलंपिक्स हिस्ट्री के बारे में क्रिस को बताया होता है, जहां वो अफ्रीकन ब्लैक मैन से ट्रैक रेस में हार गए थे। उसके ग्रैंडफादर के हिसाब से ब्लैक लोगों की बॉडी फिजिक्स व्हाइट लोगों से अच्छी होती है। अगर व्हाइट अमेरिकन के दिमाग और ब्लैक के बॉडी को एक कर दिया जाए तो एक सुपीरियर ब्रीड बन सकता है। पर यह प्रोसीजर सक्सेसफुल होने के लिए उसके ग्रैंडफादर सारे स्टेप्स समझाते हैं। इसके लिए फर्स्ट स्टेज में विक्टिम को पहले हिप्नोटिसिस से कंट्रोल किया जाता है। इस प्रोसेस में विक्टिम की कॉन्शियस माइंड को संकन स्पेस में भेज दिया जाता है, जो एक तरह से जेल की तरह रहता है, जहां से वो पूरी तरह से कभी रिटर्न नहीं आ सकता। जैसे इनिशियली मिसी ने क्रिस को हिप्नोटाइज किया था, इसी वक्त विक्टिम के माइंड में किसी दूसरे का माइंड एंटर किया जा सकता है। सेकेंड स्टेज में विक्टिम को समझाया जाता है पूरा प्रोसीजर के बारे में। इससे माइंड ट्रांसफर इजी हो जाता है। फाइनल स्टेज में पार्शियल ब्रेन ट्रांसफर होता है उस इंसान का जिसकी कॉन्शियसनेस को विक्टिम के दिमाग में डालना होता है। अगर ये सारे स्टेप्स फॉलो किए जाए तो ही प्रोसीजर सक्सेसफुल होता है। इसीलिए टीवी के आगे के सीन में ब्लाइंड गाय जिम उसे खुद सेकंड स्टेज एक्सप्लेन कराता है। इस स्टेज में कुछ ऐसे भी सिचुएशंस है जहां कभी कभी ओरिजिनल कॉन्शियसनेस बॉडी में री एंटर पार्शियली करते हैं, जैसे जब कैमरा के फ्लैश से लोगन की बॉडी में उसका ओरिजिनल कॉन्शियसनेस थोड़ी देर के लिए री एंटर होता है। उस समय लोगन क्रिस पर अटैक नहीं बल्कि उसे वार्न कर रहा होता है कि वो वहां से भाग जाए वरना वो भी इसका शिकार बन जाएगा। और इसीलिए पार्टी में लोग उसे अजीब तरह के क्वेश्चंस पूछ रहे थे क्योंकि उन्हें क्रिस की बॉडी चाहिए थी। इसी प्रोसीजर की मदद से रोज के ग्रैंडफादर वॉल्टर और ग्रैंडमदर जॉर्जिया को न्यू बॉडी दी गई। इसीलिए मूवी के कुछ सीन्स में दोनों अपनी न्यू यंग बॉडी को एंजॉय करते दिखाए गए हैं। एंड्रे को भी मूवी के स्टार्ट में जेरेमी ने ही किडनैप किया होता है और लोगन के माइंड को एंड्रे के बॉडी में ट्रांसफर किया होता है। इसी दौरान रॉड क्रिस को रिटर्न कॉल करता है, पर क्योंकि क्रिस का फोन स्विच ऑफ होता है रॉड उसके लिए वरीड होने लगता है। रॉड अपनी सीनियर के पास जाता है हेल्प के लिए और सारी स्टोरी बताता है, पर वो सब उसके बातों पर हंसकर इग्नोर कर देते हैं। क्योंकि रॉड एक सर्विलेंस कंपनी में काम करता है, वो रोज को फोन करता है और उसके फोन कॉल को ट्रेस बैक करता है उसका लोकेशन पता करने के लिए। सिंस अब क्रिस को प्रोसीजर के बारे में समझ आ जाता है, इससे पहले कि मेसी फिर से उसे अनकॉन्शियस कर दे, वो अपने कान में कॉटन भर देता है ताकि उसे स्पून टैप सुनाई ना दे। डीन सक्सेसफुली जिम का ट्रांसप्लांट करता है और जेरेमी क्रिस को ऑपरेशन रूम में लाने के लिए जाता है। जैसे ही जेरेमी क्रिस को अनटाई करता है, क्रिस जेरेमी को नॉकआउट कर देता है और बाद में वो मिसी और डीन को भी डिफेंस में मार देता है। वहीं रोज अपने नेक्स्ट टारगेट को डेटिंग साइट पर सर्च करने लगती है। क्रिस कार से भाग रहा होता है कि जॉर्जिया गाड़ी को रोकने के चक्कर में गाड़ी के सामने आ जाती है। जॉर्जिया को मरता देख उसे अपनी मॉम की सिचुएशन याद आती है, इसलिए वो उसे अपने कार में लेकर हॉस्पिटल की तरफ बढ़ता है। वहीं रोज को ये सब पता चलता है और वो वॉल्टर के साथ उसका पीछा करती है। वॉल्टर क्रिस पर अटैक करता है, बट क्रिस किसी तरह फोन के फ्लैश को वॉल्टर पर मारता है। इसके कारण वॉल्टर का ओरिजिनल कॉन्शियसनेस उसके माइंड में थोड़ी देर के लिए रिटर्न आ जाता है और वो रोज के हाथ से गन लेकर उसे ही शूट कर देता है और अंत में खुद को शूट कर देता है।
खुद को वो इसलिए शूट करता है क्योंकि शायद उसे पता होता है कि अब वो अपने बॉडी में परमानेंटली कभी रिटर्न नहीं आ पाएगा और डार्कनेस में हमेशा फंसा रहेगा। रोज अभी भी पूरी तरह से मरी नहीं होती। क्रिश उसे भी मारने की कोशिश करता है पर लव के कारण नहीं मार पाता। क्रिस का फ्रेंड रॉड उसे ढूंढते ढूंढते एयरपोर्ट की पुलिस कार में आता है और दोनों रॉस को वहीं छोड़कर चले जाते हैं और यही मूवी खत्म हो जाती है। इस मूवी का ओरिजिनल एंडिंग ये था कि क्रिस रॉस को मार देता है और उसे मर्डर के इल्जाम में जेल हो जाती है, पर ड्यू टू ऑलरेडी अमेरिका में ब्लैक पर कुछ कंट्रोवर्सीज चल रही थी इसलिए मूवी को एक हैप्पी एंडिंग दिया गया। मूवी में सभी की एक्टिंग बहुत ब्रिलियंट है, इसी कारण इस मूवी ने डायरेक्शन और एक्टिंग के लिए काफी अवार्ड्स भी जीते। ये थी इस मूवी की एंटायर स्टोरी और एंडिंग एक्सप्लेन। अगर इस मूवी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज कमेंट में मेंशन जरूर करें।